हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th हिंदी मीडियम। पिछले लेक्चर में बेटा अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 8 उदाहरण नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखो। बोला गया एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। बेटा एक बॉक्स है जिसके अंदर इस तरह कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक इच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह कंचा सफेद है, नीला है या लाल है। तो देखो बेटा, जो नीले कंचे हैं वो है 3 और जो सफेद कंचे हैं वो है 2 और जो लाल कंचे हैं वो है 4। तो कुल कंचे हो जाएंगे बराबर 9। ठीक बेटा। तो पहला क्वेश्चन है कि लाल कंचा आने की प्रायिकता क्या है। तो उसी तरीके से लाल कंचे आने के अनुकूल परिणाम। तो लाल कंचे के अनुकूल कितने बेटा? 3 और कुल 9 है। तो लाल कंचा आने की प्रायिकता तो बराबर क्या फार्मूला होगा? संभावित अनुकूल बटे में कुल। तो ये 3 एकम 3, 3 3 है, तो क्या आंसर आ जाएगा? 1/3। इसी तरह आगे पूछा बेटा सफेद कंचे का। तो वही बात, सफेद कंचे आने के अनुकूल परिणाम बराबर 2 और कुल परिणाम 9 है। तो सफेद कंचा आने की प्रायिकता 2/9 हो जाएगी। इसी तरह लाल कंचा हो गया, नीला कंचा, ये आप सारे तीनों निकाल सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी 8 है। ये चीज आपको पता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये ना हो कि आप इसको हल्के में ले लें। ध्यान से आपको इसको करना है। आगे सवाल नंबर 9 देखिए। हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। जो उदाहरण नंबर 9 है, आगे उसकी बात कर रहा हूं मैं। इसमें बोला गया हरप्रीत है वो 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। मान लीजिए एक सिक्का 1 रुपए का और दूसरा 2 रुपए का है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। तो देखो बेटा, चाहे सिक्का 1 रुपए का है चाहे वो 2 रुपए का है, उनमें होता तो हेड और टेल ही है। ठीक है बेटा, आप ये नहीं कहते कि 1 रुपए का है तो इसमें हेड टेल नहीं है, 5 रुपए का तो है, 2 रुपए का तो है। सिक्का तो कोई भी आप कहते तो हेड और टेल ही। तो इसका मतलब है कि यहाँ 2 सिक्के हैं। तो हरप्रीत जब दोनों सिक्कों को एक साथ उछालेगी तो परिणाम। तो बेटा 2 सिक्के जब एक साथ उछालेगी तो उसके परिणाम होंगे, दोनों हेड आ सकते हैं, हेड और टेल आ सकता है, टेल और हेड आ सकता है, टेल और टेल। तो जो कुल परिणाम है वो 4 हो जाएंगे। तो इसने कहा कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। चित्त होता है हेड, तो कम से कम एक चित्त प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम। तो पहले इस बात को समझना होगा। इसका मतलब कम से कम एक हेड। तो इस बात का मतलब है कि कम से कम एक हेड होना चाहिए। चाहे 2 हेड हो तो भी चल जाएगा, 3 हो तो भी चल जाएगा, मतलब कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। जैसे यहाँ 2 हेड ये गिना जाएगा क्योंकि यहाँ कम से कम एक है, यहाँ 2 है।
इसी तरह यहाँ भी कम से कम एक हेड तो है, और यहाँ भी कम से कम एक हेड तो है, यहाँ कोई भी हेड नहीं है तो ये नहीं गिना जाएगा। तो कितने हो जाएंगे बेटा, 3 हो जाएंगे। तो इसकी अब हमें प्रायिकता निकालनी है। तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता। तो क्या फार्मूला होगा, अनुकूल बटे में कुल। तो अनुकूल है 3 और कुल कितने थे 4, तो क्या आंसर आ जाएगा 3/4। उदाहरण नंबर 9 बेटा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है। अब आप कहोगे सर आप सारे सवालों में आप यही कह रहे हो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इसका कारण ये है बेटा, क्योंकि पिछले काफी सालों के मैंने पेपर देखे हरियाणा बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के भी देखे। तो जब पेपर देखते हैं तो उन पेपर में ये सवाल हमें दिखते हैं, नजर आते हैं। तो जब पेपरों में ये चीज आई है तो इसका मतलब ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि चीजें पीछे पेपरों में आई है। इसलिए कई बार आपा, मैं कल भी शायद बता रहा था आपको कि आपा एग्जाम्पल को हल्के में ले लेते हैं। हल्के में कैसे, एक्सरसाइज हो गई है, एग्जाम्पल जो उसके जैसे ही होंगे कर लेंगे। आपा कई बार ये सोच के एग्जाम्पल करते नहीं है। मैं मानता हूं कि एक्सरसाइज जैसे ही होते हैं, पर बेटा जब तक उनकी प्रैक्टिस ना करें तब तक वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं माने जाएंगे। उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना जरूरी है। और आपके सामने ये चीज देखी होगी, आप सारे के सारे एग्जाम्पल 1 बाय 1 कर रहे हैं ताकि इनकी प्रैक्टिस हो। और प्रैक्टिस होने के बाद बेटा मेरे को नहीं लगता कि अगर ये पेपर में आ जाएंगे तो अपने से नहीं होंगे। अपनी ये चीज याद होगी कि हाँ जी ये चीज हमने की हुई है। ओके बेटा, तो ये उदाहरण नंबर 9 है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी क्योंकि मैं एक बार 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 कहता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बोला, एक म्यूजिकल चेयर खेल में जो एक महिला संगीत बजा रही थी उसे सलाह दी गई है कि वह संगीत प्रारंभ करने के बाद 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर सकती है। मतलब म्यूजिकल चेयर का गेम हो रहा है बेटा, और एक लेडीज है वो म्यूजिक प्ले कर रही है और उसको इंस्ट्रक्शन ये दे रखी है कि 2 मिनट से पहले जब तेरा मन करे तब तू उसको बंद कर सकती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी, संगीत प्रारंभ करने के आधे मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। अब प्रायिकता इसने पूछ ली है कि उसने जो म्यूजिक है वो आधे मिनट से पहले ही बंद कर दिया, तो इसकी क्या प्रायिकता रहेगी। तो अपन क्या करते हैं, हम 2 मिनट के 4 हिस्से बना लेते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि यहां तक 2 मिनट है, ये 0 मिनट है, यहां तक 2 मिनट है। अब 4 हिस्से क्यों नजर आए, हिस्से तो 2 मिनट के हम 50 बना सकते हैं, सेकंडों में हिस्से बना सकते हैं। अगर सेकंडों में बनाए तो 60 1 मिनट के होगी और 60 120 हिस्से भी बना सकते हैं। पर जो इसने प्रायिकता पूछी ना वो आधे मिनट की पूछी है, तो जैसे क्वेश्चन है वैसा ही काम हमें करना चाहिए। ओके बेटा, तो जैसे किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है, अगर मीटर में आंसर चल रहा है तो अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में तो नहीं करते, क्योंकि आंसर जो है, जो आंसर का लहजा है, क्वेश्चन का तरीका है, वो अगर मीटर में है तो किलोमीटर को मीटर में ही कन्वर्ट करते हैं अपन। तो वही बात यहां, अगर 2 मिनट है, क्वेश्चन आधे मिनट पे बना हुआ है, तो अपन इसको आधे मिनट में ही कन्वर्ट करेंगे, न कि इसको अपन सेकंडों में। अगर सेकंडों में क्वेश्चन होता तो अपन इसको सेकंडों में कन्वर्ट करते। तो वो देखो, तो यहाँ आधा मिनट हो गया, यहाँ 1 मिनट हो गया, यहाँ 1.5 मिनट हो गया। ओके बेटा, तो ये एक हिस्सा हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ओके बेटा, तो अब जो अगर म्यूजिक यहाँ प्ले करेगी तो ये जो दूरी है, अगर आप सारी दूरी देखें तो ये 1 2 3 4 दूरी कुल हो जाती है। मतलब आधे आधे मिनट के अंतराल बनाए तो कुल है वो 4 हो जाते हैं। और अगर आधे मिनट का देखें तो वो 1 अंतराल होता है, क्योंकि हमें इसकी प्रायिकता तो निकालनी है। तो आधे मिनट तक, 0 से आधे मिनट तक की दूरी के अनुकूल परिणाम,
तो एक ही होगा बेटा, जो अपन ने यूनिट बनाया है वो एक ही बनाया है। और 0 से 2 मिनट तक की दूरी के अनुकूल परिणाम। तो 2 मिनट तक कितने अनुकूल परिणाम बन जाएंगे बेटा? 4। तो कुल 4 हो गए। तो 0 से आधे मिनट तक की दूरी की प्रायिकता, तो अनुकूल है 1 और कुल है 4, तो क्या आंसर आ जाएगा? 1/4। ये उदाहरण नंबर 10 है। इसको समझना ज्यादा है, हालांकि करना इतना नहीं है, समझना बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए ये चीज आपको डिटेल में बतानी जरूरी लगी और कोशिश मैंने की आपको डिटेल में बताने की। फिर भी अगर बेटा ये चीज समझ ना आई हो तो वैसे ये उदाहरण है, आप उदाहरण में भी एक बार और देख लेना, और फिर भी अगर ना समझ आए तो कमेंट कर देना। आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं और बढ़िया तरीके से बता पाऊं। आगे है बेटा नंबर 11। कहते एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है कि वह आकृति 15.2 में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में कहीं गिर गया है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह आकृति दर्शाए गए झील में गिरा है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। ये है एक आयताकार है बेटा, ठीक है, और यहाँ एक झील बना रखी इसे, और ये जो दूरी है वो 6 किलोमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 9 किलोमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4.5 किलोमीटर है, और ये दूरी है वो 2 किलोमीटर। ओके, इतना बताया गया है कि ये जो भाग है वो आयताकार है। अब आप बताओ, आयताकार है तो ये और ये बराबर होगा, तो अगर ये 9 है तो ये भी 9 होगा। अगर इतना 6 है तो ये इतना इतना यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर। ओके बेटा, आयताकार है तो ये और ये भी बराबर होगा। तो अगर ये 4.5 है और ये 2 है तो ये 2.5। ओके बेटा, ये सीध में खींचा तो ये भी 3 किलोमीटर हो जाएगा और ये 2.5। ओके, इसका मतलब ये भी आयताकार हुआ और ये भी आयताकार हुआ। तो इस तरह का सवाल हमने एक एक्सरसाइज में किया था। अगर वो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ गिरा है तो वो यहाँ तो कहीं भी गिर सकता है बेटा। ओके, तो हमें इस सारे का ही क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हेलीकॉप्टर के झील में गिरने के अनुकूल परिणाम। तो यहाँ बेटा कोई संख्या तो गिन के बतानी नहीं है, क्षेत्रफल ही बताना है। तो ये आयताकार है बेटा, बराबर आयताकार झील का क्षेत्रफल, ये अपन ने सामने लिख दिया। और आयताकार जो झील का क्षेत्रफल है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई 3 कर लो, चौड़ाई 2.5 कर लो, तो ये इतना किलोमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। इसी तरह कुल निकाल लेते हैं, कुल क्षेत्रफल। तो बराबर कुल भी तो आयती है, तो लंबाई 9 हो जाएगा और चौड़ाई है 4.5 किलोमीटर स्क्वायर। ओके बेटा, तो हेलीकॉप्टर के झील में गिरने की प्रायिकता। ओके बेटा, तो अनुकूल परिणाम है 3 गुना 2.5 और कुल है 9 गुना 4.5। ओके बेटा, तो ये इससे 3 पे घटा, तो 16 करेंगे तो ये इसके बटे में 10 लगेगा, इसके बटे में 10 लगेगा, जो कि कट हो जाएगा। तो ऊपर बचा 25, नीचे बचा 45 और 3, तो 5 पे काटा, 5 5 25, 5 में 45, तो और तो कट नहीं रहा, 5 बटे में 9 3 27। तो ये आपकी प्रायिकता हो जाएगी। अगर इसके 27 आप भाग बनाए तो यहाँ गिरने की जो प्रायिकता है वो 5 है। ये 11 नंबर सवाल है, उम्मीद करता हूँ समझ आया है आपको अच्छे से। इसके बाद करते हैं बेटा 12 नंबर।
कहता है एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं बेटा, एक बॉक्स है जिसमें 100 कमीजें हैं, जिनमें अच्छी 88 है बेटा, बढ़िया क्वालिटी की 88 है, तथा 8 में थोड़ी सी खराबी है, 8 में कुछ कुछ डिफेक्ट है बेटा, और 4 में बहुत ज्यादा खराबी है, मतलब कई क्वालिटी यहाँ पे बन गई है। तो अपन लिख लेते हैं इसको। अच्छी कमीज बराबर 88, थोड़ी सी खराब, थोड़ी सी खराब कमीज बराबर 8, अधिक खराब बराबर 4, तो कुल होगी ना 100। अस्सी 96 400। एक व्यापारी है बेटा जिम्मी नाम से, वह कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी है, मतलब जिम्मी नाम का लड़का है, वो केवल अच्छी कमीजों को ही स्वीकार करेगा, तो ये सिर्फ इन्हीं को स्वीकार करेगा। जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता है, उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करता है जिनमें खराबी अधिक है। अब जो दूसरा है सुजाता, वो उन्हीं को अस्वीकार करेगा जिनमें खराबी ज्यादा है, मतलब इनको। तो जो सुजाता है वो इन दोनों को खरीद लेगा बेटा, और जो जिम्मी है वो केवल इसको खरीदेगा। एक डिब्बे में से एक कमीज को यादृच्छिक इच्छा रूप से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी? वो जिम्मी को स्वीकार हो। तो जिम्मी को कौन सी स्वीकार है बेटा? जो अच्छी है। तो आप लिखोगे जिम्मी को स्वीकार होने वाली कमीजों के अनुकूल परिणाम बराबर 28 88, कुल परिणाम 100 है। तो जिम्मी को स्वीकार होने वाले कमीजों की प्रायिकता, तो अनुकूल 88 बटे में कुल 100। ओके बेटा। इसी तरह दूसरा है सुजाता को स्वीकार हो। सुजाता को कौन सी होगी? बस सुजाता इसको नहीं खरीद रहा, बाकी दोनों को खरीद रहा है। तो सुजाता को स्वीकार होने वाले कमीजों के अनुकूल परिणाम 88 + 8 96, और इसी तरह इसकी प्रायिकता हो जाएगी 96/100। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है बेटा। वैसे तो मैंने काफी सारा आपको बता दिया, फिर भी अगर आपको ठीक है कर लेना बेटा इसको। सवाल नंबर 12 था, ये इंपॉर्टेंट है। 13, एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए, इसकी क्या प्रायिकता होगी? दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है, 13 है और 12 से छोटी है उसके बराबर है। ये भी सवाल आप कर चुके हैं जब अपन एक्सरसाइज का पता नहीं 24वां सवाल था, पता नहीं ऐसा कोई सवाल था, 22वां सवाल था, तो उसका जो पहला पार्ट किया था सारा अक्सर ऐसा ही था। फिर भी अपन इसको दोबारा कर लेते हैं। तो एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। हालांकि चलो ठीक है, दिखने में अलग अलग होता है, पर हमें जो परिणाम होते हैं वो वैसे रहेंगे, चाहे पासे का कलर कैसा ही हो। तो जब एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को फेंका जाता है तो परिणाम, ठीक बेटा। तो कौन कौन से होंगे? एक एक आ सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो कुल परिणाम
अब दोनों पासों की संख्याओं का योग 8, इनके अनुकूल परिणाम निकाल लो। पहला क्वेश्चन, दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 होने के अनुकूल परिणाम। तो जिनका जोड़ 8 होता है बेटा, वो आपको लिखने भी है कौन कौन से हैं। तो जोड़ तो आपको बताइए, पहले मैंने बताया था जैसे इन दोनों का जोड़ 2 है तो 8 वाले ढूंढिए बेटा। तो यहाँ तो मेरे को कोई नजर नहीं आया क्योंकि इनका जोड़ भी 7 है। तो 8 वाला एक ये रहा, 2 3 4 5। आपको अच्छे से ढूंढना है। हालांकि मैं बहुत सवाल करता हूँ, +2 के भी के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, +1 में भी है, इसलिए मेरे को तो चलो याद होता है। चलो 8 यहाँ से मिल जाएगा, 9 ऐसे मिल जाएगा। आप बेटा ये लगभग पहली बार कर रहे हो तो अच्छे से इन सारों को ढूंढ लेना है। कई बार गलती हो जाती है, डायरेक्ट अगर आप इधर से ऐसे से ढूंढने लग जाए तो क्या पता कोई बीच में रह ना जाए। इसलिए आपको पहले से लगना है, ऐसे पूरा प्रॉपर ढूंढते जाना है कि इनका जोड़ 8 होता है। ठीक है बेटा, जल्दबाजी ना करना। हाँ, एक बार सवाल कर लोगे तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। तो ये कुल मिला के कितने हो जाएंगे बेटा? 5। तो इनकी प्रायिकता अनुकूल है 5 और कुल है 36। तो क्या आंसर आ जाएगा? 5/36। इसी तरह अगला है, शायद जिनका जोड़ 13 हो, दोनों पासों की संख्याओं का योग 13 होने के अनुकूल परिणाम। अब आप बताओ बेटा, जोड़ 13 किनका होगा? जोड़ इस लास्ट का ही 12 है, इसका मतलब सारे तो 12 से कम ही है, तो इसका मतलब 13 वाले तो कोई है ही नहीं। तो इसके अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? 0। और कुल परिणाम 36 है, तो प्रायिकता 0/36 0 आ जाएगा। ओके बेटा। आगे है 12 से छोटी या उसके बराबर, मतलब जिनका जोड़ 12 हो या 12 से छोटा हो। तो देखो लास्ट का 12 है और बाकी जो है सारों का जोड़ 12 से छोटा है, तो मतलब सारे के सारे ही आ जाएंगे 36 के 36। हो सकता है आपको लिखने में थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, पर बेटा करना पड़ेगा, इलाज नहीं है इसका। अगर पूरे क्वेश्चन पूरे मार्क्स लेने हैं, हालांकि एग्जाम्पल में इसने ये चीजें नहीं कर रखी, पर अगर आप ये चीजें लिखते हैं ना तो इसका मतलब एक कंप्लीट क्वेश्चन है। हम सिर्फ ये अंदाजा नहीं मार रहे कि 8 होंगे 5 होंगे, हमें ये भी पता है कि वो कौन कौन से 5 होंगे। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन करने का एक तरीका है बेटा, तो आपको ये लिखने पड़ेंगे। हाँ, अगर ज्यादा लग रहे हैं 36 तो चलो कोई नहीं, एक आधे क्वेश्चन में सीधा ही बता देना, दोनों पासों की संख्याओं का योग 12 या उससे कम होने के अनुकूल परिणाम बराबर 36। चलो एक आधे क्वेश्चन में लगे कि वो बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, तो उस क्वेश्चन में चलो आप एडजस्ट कर सकते हो, सीधा लिख सकते हो। पर अगर जिस तरह ये 4-5 लिखने हो, 5-7 लिखने हो, तो इन क्वेश्चनों में आपको लिखने ही चाहिए, ताकि आपको आधा नंबर भी आपका इसमें ना कटे। ओके बेटा, तो ये आपको 13 नंबर क्वेश्चन था और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से आपका चैप्टर नंबर जो 15 है प्रायिकता, वो विद एग्जाम्पल कंप्लीट होता है आज। और कॉपी में भी ऐसे ही आपको करना। और आपने एक बात गौर की होगी काफी टाइम से कि आपको पहले एक्सरसाइज और फिर एग्जाम्पल करवाए जाते हैं, और एग्जाम्पल भी एक एक एग्जाम्पल पे अपन नजर करके करते, ये नहीं कि चलो 10 है 5 मैं करा देता हूँ 5 आप कर लेना। आपके सामने एक एक एग्जाम्पल पे पूरा ध्यान लगा के आपको वर्क करवाया जा रहा है। ओके बेटा, तो इनको अच्छे से अपनी फेयर कॉपी पे कर लेना। पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करना, फिर एग्जाम्पल कंप्लीट करना। डन। तो ये आपका वर्क है आज रिटर्न करने का। अब रही बात रिवीजन करने की, तो रिवीजन में हमसे एक छोटी सी गलती ही कहेंगे अपन कि अपन चैप्टर नंबर 2 में 2.1 कर गए, 2.2 कर गए और 2.3 भी रिवाइज कर गए, पर उनके एग्जाम्पल नहीं किए। तो आज जो आपको एग्जाम्पल करने हैं चैप्टर 2 के, आगे से आप एक्सरसाइज के साथ साथ करेंगे। आगे से एग्जाम्पल भी ऐसे करेंगे जैसे ये कर रहे हैं, जो रिवीजन है वो भी ऐसे ही करेंगे जैसे कि अपन रिटर्न वर्क करते हैं। मान लो पहले 2.1 होगी, फिर 2.1 के एग्जाम्पल, फिर 2.2 होगी उसके फिर एग्जाम्पल, 2.3 होगी फिर उसके एग्जाम्पल, ऐसे ही किया करेंगे अपन। ठीक है बेटा, तो चलो इस चैप्टर में एडजस्ट करो आप। तो
आज चैप्टर नंबर 2 के एग्जाम्पल 1 to 5, 5 एग्जाम्पल 1 2 3 और 4, ये सॉरी 5, क्योंकि टोटल 9 है, कल 4 दे दूंगा। और आगे वाले चारों है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थोड़े आसान है, छोटे इसलिए 5 दिए हैं। तो आज जो आपको करने हैं रिवाइज जो वर्क है रिवीजन का, वो वर्क है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद, उसमें उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, 3, 4, 5, ये आपको रिवाइज करना है, रिवीजन करनी है इसकी। और जो रिटन वर्क है, लिखने वाला वर्क है, चैप्टर नंबर 15 पूरा हो गया है और ये वर्क भी आपको रिटन करना है। ओके बेटा, थैंक यू।